हाँ सर, टाइम हो गया, प्लीज स्टार्ट कीजिए। हाँ, कोई प्रेयर मेरे ख्याल से हाँ, नहीं। यस यस, आई कैन बी ऑपरेटेड। चलिए। अवतार मेहर बाबा की जय, जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आइए बाबा, इस शांतकाली सभा में उपस्थित होकर हम सबको अपना प्रेम और पथ प्रदर्शित कीजिए बाबा। तो बाबा की प्रार्थना के लिए हमारे बीच में संतोषी वर्मा है, वो छोटी प्रेयर अर्पित करे बाबा के चरणों में, फिर उसके बाद स्टार्ट करे सर। जय बाबा। संतोषी वर्मा, जय बाबा। जो भी हो विदाउट शुगर। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। जय जय बाबा। मैं आज्ञा का पालन तो करती हूँ, लेकिन जो ताई का नियम है कि जो किताब पढ़ते हैं समझाते हैं वो छोटी प्रेयर वही करते हैं, तो आज सर को ही मौका देना चाहिए। कौन सी सर प्रेयर ही करते शुरू हैं? करेंगे। जय बाबा। कौन सी से कर प्रेयर लो। करते हैं? ओके ओके, हाँ? गिव मी चांस बाबा। हम्म। बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, प्लीज विद अस थ्रू दिस जर्नी। आप हमारे साथ रहकर हमें आपके प्रेम, दर्शन, सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यही आपसे गुजारिश। ये ब्लू बस्टर का आनंद हमें भी आपके साथ आने दीजिए। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more, as we yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। मैं आज गाजू वाका में हूँ। यहाँ बाबा का कार्यक्रम है अभी थोड़ी देर में। तो सिद्धार्थ वाजपेयी जी आपके साथ है सर। आपको पेजेस पूरे आगे बराबर आप पढ़ पाओगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तक संभव हो, जहाँ तक यहाँ कार्यक्रम शुरू नहीं होता है मैं जुड़ी रहूंगी। ठीक है। सर का अच्छे कमांड है, दोनों भाषा में वो आपको पढ़ के और हिंदी में भी समझाएंगे। और टिफिन लेक्चर जो किताब हमने पढ़ी थी उसकी पूरी किताब का उन्होंने भाषांतर हिंदी में कर चुके हैं। अभी प्रतीक्षा में है, ट्रस्ट से प्रतीक्षा आएगी, कोई पब्लिशर मिलेगा तो वो पब्लिश होगी। जय बाबा। सर आप शुरू कर सकते जय हैं बाबा। नीलम जी। जय बाबा मेहर कृपा जी। जय जय बाबा। बाबा। तो बने रहिएगा। मेहर प्रसाद और नीलम जी कृपा करके रिकॉर्डिंग कर देना। अभी हम विशाखापट्टनम का प्रोग्राम करके आए, 2 दिन विजयनगर में थे, अभी इधर गाजुआ का। जय बाबा। जय रीडिंग बाबा। सर शुरू करें। थैंक यू। जय ठीक है। बाबा। तो जय बाबा। रीडिंग हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सबको स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? यस। ओके, बिल्कुल गुड। ठीक है, एकदम ठीक। ठीक। तो ये स्टार्ट हो रही है, ये चैप्टर सब इसका टाइटल है इस सेक्शन का, कम विद मी, मेरे साथ आइए। Meanwhile, on October 14, Baba spelled out his specifications for the new omnibus, which included dimensions of the body and the maximum amount he was willing to spend, reduced from 6,000 to 1,800 rupees. तो 14 अक्टूबर को, यानी इस बीच 14 अक्टूबर को बाबा ने जो एक नई गाड़ी आने वाली थी सबके लिए, जिसके लिए ओमनिबस वर्ड यूज़ किया है, तो उसका उन्होंने स्पेसिफिकेशन बताया, डिटेल बताया कि उसकी उसकी गाड़ी की बॉडी कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए और कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके लिए उन्होंने खर्च करने का निर्णय लिया था। पहले ये अमाउंट 6,000 था, लेकिन अब बाबा ने कहा कि ये खर्च मैक्सिमम 1,800 रुपये होगा। 1,800, 1,800 रुपये। ही डिक्टेटेड, ये 1936 की बात है, उसमें 1,800 रुपये में आ जाती थी बस। He dictated the specifications to Adike, and a week later, Adi sent a telegram enumerating them to Sarosh Irani, owner of Sarosh Motor Works in Ahmednagar. तो बाबा ने जो भी गाड़ी के बारे में उनकी स्पेसिफिकेशंस थी, उनकी जो ज़रूरतें थी, उसको आदि के ईरानी को उन्होंने लिखवा दिया। और एक हफ्ते के बाद आदि ने सरोज ईरानी को, जो सरोज मोटर वर्क के मालिक थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा जिसमें ये सारी डिटेल दी हुई थी। सरोज मोटर वर्क्स अहमदनगर में था।
Sarosh placed an order for a 6-wheel Chevrolet chassis with a 29.5 horsepower engine to be imported from the United States. और ये जब तार मिला तो सरोश ने एक 6 पहिए वाली शेवरले गाड़ी जिसका इंजन 29.5 हॉर्स पावर का था, उसका चैसिस अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर उन्होंने भेज दिया. The coach work was to be built in Bombay, where the vehicle would be assembled. तो अमेरिका से जो गाड़ी बुलाई जा रही थी वो केवल उसकी चैसिस बुलाई जा रही थी और उसकी बॉडी बॉम्बे में बननी थी और वहीं पे पूरी गाड़ी तैयार होनी थी. The exterior was to be painted 2 shades of blue, hence the name Blue Bus. और गाड़ी का जो बाहरी हिस्सा था उसको 2 अलग अलग शेड के नीले रंगों में उसको पेंट किया जाना था, पोता जाना था नीले रंग से. 2 अलग अलग उसके शेड्स थे और इसीलिए इस गाड़ी का नाम रखा गया ब्लू बस. द कॉस्ट ऑफ व्हीकल वॉज एग्जैक्टली 1800 रुपीज. तो इस गाड़ी की जो कीमत थी वो बिल्कुल ठीक 1800 रुपये पड़ी, जैसा बाबा ने शुरू में बताया था. Inside the cab was a bench seat designed to accommodate a driver and 1 passenger. तो ये जो गाड़ी थी तो उसके आगे कैबिन बनाना पड़ता है जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, तो उसको ये कैब बोल रहे हैं. तो उस हिस्से में एक बेंच वाली सीट थी जिसमें ड्राइवर बैठता और एक पैसेंजर की और एक यात्री की और जगह थी उसमें. इस तरह से वो कैबिन को बनाया गया. सेपरेटिंग द कैब एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट was a custom wooden partition that screened the women riding in the back from the view of any of the men Baba might ask to drive the bus or ride in the cab. तो ये जो कैबिन था इसको उस हिस्से से अलग करने के लिए जिसको पैसेंजर कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, जहां बाकी सब यात्री लोग बैठने वाले थे, तो इसके लिए एक लकड़ी का पार्टीशन बनाया गया जिससे जो महिलाएं, बाबा की मंडली की महिलाएं जो पीछे बैठ रही थी पैसेंजर कंपार्टमेंट में, उनको आदमियों की नज़र से बचाने के लिए, जैसे कि आदमी उनको देख ना सके, क्योंकि हो सकता था कि बाबा किसी को बोले कि इस बस को कोई आदमी चलाए या कैबिन में साथ में यात्रा करे, तो उस आदमी की नज़र से महिलाओं को बचाने के लिए ये पार्टीशन बनाया गया. A sliding door in the partition allowed Baba to communicate with the driver via the alphabet board. तो ये जो पार्टीशन था इसमें एक स्लाइडिंग डोर बनाया गया था और जिसके द्वारा बाबा को जब ड्राइवर से कुछ बात करनी होती थी, उसको कुछ बताना होता था, एक बाबा का जो अल्फ़ाबेट बोर्ड था वर्णमाला पट्टिका, तो इस पार्टीशन से बाबा उस ड्राइवर से बात कर सकते थे. Attached to the partition was a small basin where Baba could wash his hands and Mehra could rinse his drinking glass. तो ये जो पार्टीशन, लकड़ी का जो पार्टीशन था, इसमें एक छोटा सा वॉश बेसिन भी लगाया गया था जिसमें बाबा अपने हाथ धो सकते थे और जिसमें मेहरा माई उनका जो पानी का ग्लास था उसको साफ कर सकती थी. तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है कि जो कै खुसरो जमशेद जी प्लीडर के बारे में दिया गया है इसमें, लेकिन ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन उतना रिलेवेंट नहीं है. सरोश ईरानी के बारे में बताया गया है कि सरोश ईरानी जो थे, जो सरोश मोटर वर्क्स के जो मालिक थे, वो आदि के कजिन थे, उनके चचेरे भाई थे और गुलमाई के भतीजे थे. तो सरोश ईरानी ही फर्स्ट लर्नड ऑफ बाबा इन अर्ली 1920s बट डिड नॉट फील ड्रॉन टू हिम until having his darshan in 1922. तो सरोश ईरानी ने बाबा के बारे में सबसे पहले उनको मालूम हुआ 1920 में, लेकिन जब तक बाबा के दर्शन नहीं हुए उनको 2 साल बाद 1922 में, तब तक सरोश ईरानी को बाबा की तरफ कोई लगाव या आकर्षण महसूस नहीं हुआ था. सरोश was a prominent businessman with a Chevrolet dealership in Ahmednagar and he served as the city's mayor for a number of years. तो सरोश अहमदनगर के एक बड़े प्रतिष्ठित
बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे एक, और उनके पास में अहमदनगर की जो शेवरले कंपनी थी उसकी डीलरशिप थी, और वो अहमदनगर के कई सालों तक शहर के मेयर भी रहे थे। तो अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बोलते हैं कि द पार्टीशन वाज पेंटेड ब्लू, और ये जो पार्टीशन था लकड़ी का उसको भी नीले रंग से पेंट कर दिया गया था, एज वेयर द वुडन प्लैंक्स दैट लाइंड द इंटीरियर वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द पैसेंजर सेक्शन। तो वो जो पार्टीशन था और वहाँ पे जो लकड़ी के और दूसरे पैनल लगे हुए थे वो सब अंदर की जो दीवारें थी और फ्लोर था पूरा पैसेंजर सेक्शन का, माने जो पैसेंजर सेक्शन के नीचे का फर्श था, आसपास की जो दीवारें थी, सब के सब नीले रंग से उनको पेंट कर दिया गया था। द रूफ वॉज लाइंड विद हैवी ब्राउन कैनवास, लेकिन जो छत थी, छत के ऊपर एक मोटा सा भूरे रंग का एक कैनवास का कपड़ा लगाया गया था। हैंगिंग फ्रॉम, ये अंदर का वर्णन हो रहा है पूरा बस का। हैंगिंग फ्रॉम स्मॉल हुक्स इन द विंडोज वेयर ब्लू कॉटन कर्टन्स that could be drawn to shield Mehra from the prying eyes as well as to block the intense Indian sun. और जो खिड़कियों के ऊपर छोटे छोटे हुक लगे हुए थे, तो उनमें कॉटन के नीले रंग के पर्दे, छोटे छोटे पर्दे लगे हुए थे, जिनको खींच के मेहरा बाई को जो दूसरों की नज़रों से बचाया जा सकता था, और जो सूर्य था उसको भी, सूरज की रोशनी को भी उससे रोका जा सकता था उन पर्दों से, कॉटन के। द वीमेन वुड एंटर एंड एग्जिट द बस थ्रू द रियर डोर यूजिंग अ मेटल स्टेप एंड हैंड रेल ऑन द लेफ्ट फॉर क्लाइंबिंग इन एंड आउट। तो महिला मंडली की जो सदस्य थी, उन लोग इस बस से अंदर जाने के लिए और उतरने के लिए पीछे का एक दरवाजा था, उससे उनको अंदर जाना होता था और उतरना होता था, और इसके लिए धातु की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, मेटल की सीढ़ियाँ बनी होंगी, एल्युमिनियम या लोहे की, और उसमें एक हैंड रेल भी लगा हुआ था जिसको पकड़ के नीचे उतरा जा सकता है। ये चढ़ने और उतरने के लिए बाईं तरफ, उस सीढ़ी के बाईं तरफ लगी हुई थी। अब हम लोग जो ब्लू बस देखते हैं वहाँ पे, उसमें ये पीछे वाला दरवाजा नहीं है, मेरे ख्याल से बंद है वो। अकॉर्डिंग टू मेहरा मेहर, द पैसेंजर सेक्शन कंटेन्ड 2 rows of 5 padded leather 2-person and 1-person bench seats facing forward with an aisle down the middle to accommodate a total of 15 passengers. तो मेहरा मेहर नाम की किताब में वर्णन किया गया है, ये जो पैसेंजर सेक्शन था, एक तो कैबिन सेक्शन था वो तो अलग हो गया, और ये पैसेंजर सेक्शन था ब्लू बस का, तो इसमें बोलते हैं कि इसमें दो कतारें थी, जिसमें हर में पाँच लेदर की, चमड़े की सीट्स थी, माने 5 लेदर सीट्स थी, जिसमें 2 लोग और 1 लोग ऐसा करके बेंच सीट पे बैठ सकते थे। माने 2 rows of 5 padded leather 2-person and 1-person bench seats facing forward with an aisle down the middle. तो इसमें बीच में एक आइल था, यानी बीच में एक चलने फिरने के लिए रास्ता था, और उस रास्ते के एक तरफ एक व्यक्ति बैठ सकता था, उसके दूसरी तरफ 2 व्यक्ति बैठ सकते थे, यानी एक कतार में 3 हो गए, और ऐसी 5 कतारें थी, यानी 5 या 15 पैसेंजर इसमें टोटल बैठ सकते थे। Since Baba planned to sit by himself in the seat on the right hand side, directly behind the driver, the available number of seats was reduced to 14 for 19 women. Elizabeth would be up front in the cab driving. लेकिन अब बाबा ने डिसाइड किया था कि वो ड्राइवर के ठीक पीछे राइट हैंड साइड में बैठेंगे, यानी वो जो सिंगल सीट थी उस सीट पे बाबा बैठेंगे ड्राइवर के ठीक पीछे। तो जो टोटल पैसेंजर की सीट्स थी, अब वो 15 की जगह 14 हो गई। अब लेकिन ये सीट 14 हो गई,
लेकिन जो महिला मंडली जो उसमें यात्रा करने वाली थी उनकी संख्या थी 19, सीट 14 थी और ये महिलाएं थी 19। इनमें से एलिजाबेथ पैटरसन जो थी वो कैब में बैठ के जाने वाली थी क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। So seating was an issue even before the bus departed Mehrazad on its first journey. तो इसका मतलब ये है कि यात्रा शुरू होने के पहले ही मतलब सबको समझ में आ गया था कि सीटिंग एक प्रॉब्लम होने वाली है, कि लोग ज़्यादा हैं, सीट कम है और ये समस्या होने वाली है। रानो कॉल्ड बाबाज ब्लू बस entourage his ट्रैवलिंग आश्रम। तो रानो ने नाम दिया था कि ये जो बाबा की ब्लू बस है ये एक ट्रैवलिंग आश्रम है, चलता फिरता आश्रम है। एक थोड़ा सा विषयांतर करके मैं बताता हूँ, ये किटी डेवी भी गई थी इस यात्रा में। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है लव अलोन प्रिवेल्स, उसमें भी उन्होंने इस बस का इसी तरह से वर्णन किया है कि बिल्कुल खचाखच भरी होती थी और हम लोगों के लिए सारा सामान भरा होता था। तो सेम चीज इसमें भी दिख रही है। Women busied themselves gathering personal items। तो सब महिलाओं ने क्या किया भाई, अपने जो भी उनको व्यक्तिगत जरूरतों की चीजें थी वो सब इकट्ठा करने लगी यात्रा के लिए। बाबा allowed each of them one bedding roll with sheets, blanket, pillow, towel, mosquito net and a few traveling clothes rolled up inside। बाबा ने परमिशन दी थी केवल एक बेडिंग रोल ले जाने की, जिसमें चादरें और कंबल और तकिया, टॉवेल, मच्छरदानी और जो भी यात्रा के लिए जरूरी कपड़े हैं वो सब उसके अंदर गोल मोल करके रखे जा सकते थे। तो बाबा ने सिर्फ इस चीज की परमिशन दी थी। These were the items needed when only the bed rolls would be taken down from the roof। अब इसके अंदर जो चीजें रखी गई थी वो ऐसी चीजें ही रखनी थी जिनकी जरूरत तभी पड़े जब बेड रोल को छत से उतारा जाए। तो ये मतलब उस तरह से लोगों को अरेंज करना था कि बेड रोल हमेशा छत से उतारी नहीं जाएंगी, तो ऐसी चीजें उसमें रखी जाए जिनकी जरूरत तब पड़े कि जब बेड रोल को छत से उतारा जाए। The women brought suitcases to hold additional clothing। तो इसके अलावा जो बेड रोल में रखा गया था उसके अलावा चीज़ों को रखने के लिए और कपड़ों को रखने के लिए जो महिलाएं थीं उन्होंने कुछ सूटकेस लाए थे और उसमें वुलन जैकेट्स एंड कोट्स, वार्म डबल अंडरवियर एंड समर क्लोथ्स। तो उसमें ये सब चीज़ें उन्होंने रखी थी। उसमें ऊनी जैकेट थी, कोट थी और गर्म कपड़े थे, अंडरवियर्स वगैरह थे और कुछ गर्मी के लायक भी कुछ कपड़े थे। For warmer weather, Hedy also brought a silken camisole, long thin cotton leggings। तो मौसम अगर गर्म हो जाएगा यात्रा के समय तो उसके लिए हेडी मर्टेंस वो भी इस ग्रुप में थी। तो उन्होंने एक अपने लिए एक इनर वियर जो रहता है कैमिसोल वो लाया था और कुछ लेगिंग खादी की कपड़े की कॉटन की लाई थी एंड लाइट कॉटन कोट, और साथ में हेडी ने एक हल्का सा कॉटन का एक कोट भी लाया था। तो ये मतलब वर्णन कर रहे हैं इन लोग कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखी जा रही हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर, इसका एक नोट है छोटा सा, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स द बस इज सेड टू हैव अकोमोडेटेड वेरीज फ्रॉम 11 to 20। यानी ये जो कितने पैसेंजर इसमें बस में आ सकते थे उसकी संख्या थोड़ी सी मतलब उस पर थोड़ा सा विवाद है, थोड़ा सा संदेह है। तो कोई किसी ने कहा 11, किसी ने कहा 20, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स कि किस किताब से या किस व्यक्ति से, किस स्रोत से आप सुन रहे हैं। तो लोग बोलते थे कि बस में 11 आ सकते थे, कोई बोलता था 20 आ सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू 2 sources, बाबा said that it would have cushioned seats for 18। तो एक जो सोर्स है, एक स्रोत है, बोलता है कि बाबा ने कहा था कि इस ब्लू बस में ऐसी बढ़िया कुशन लगी हुई 18 सीट होनी चाहिए, मतलब 18 लोग आने चाहिए। तो एक सोर्स ऐसा कहता है और दूसरा सोर्स है लॉर्ड वेयर का। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि 23 persons राइडिंग इन ए बस डिजाइन फॉर हाफ दैट मेनी। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि इस बस में 23 लोग सफर कर रहे थे
जबकि ये बस उनमें से आधे लोगों के लिए ही बनाई गई थी। तो कहने का मतलब 11 या 12 लोगों के लिए बनाई गई थी। तो ये, और लॉर्ड मेहर की एक दूसरी जगह पे कहा गया है कि ये बस 14 लोगों के लिए बनाई गई थी। तो थोड़ा सा इस बस के अंदर कितने लोग आ सकते थे और कितनी सीटें थी, तो उसको लेके थोड़ा संदेह बना हुआ है। Unfortunately, a copy of the cable that Adi Senior sent to Sarosh with Baba's specification for the bus has yet to be identified in the Avatar Meher Baba Trust archives in Mehrabad, India. And there seem to be no photographs of the interior of the bus to corroborate anyone's recollections. तो इसमें नोट में कहा गया है कि भाई जो शुरू शुरू में बाबा ने अपने स्पेसिफिकेशन आदि को डिक्टेट करवाए थे और आदि ने एक टेलीग्राम के जरिए सरोश को भेजे थे, तो वो जो उस टेलीग्राम या उसकी कॉपी जो है वो अभी तक मिली नहीं है आर्काइव में, अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट के आर्काइव में मेहराबाद में। तो अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग एग्जैक्टली कि क्या स्पेसिफिकेशन था, कितनी सीटें थी बस के अंदर, और बस के अंदर का कोई फोटोग्राफ अभी तक मिला नहीं है कि जिसके हिसाब से कोई उसको देखे और याद करे कि हाँ इसमें इतनी सीटें थी। अंदर का फोटो नहीं है, बस के बाहर के कई फोटो हैं। When restoration work was carried out in the early 1970s, no one documented the placement of the drilled holes where the seats were bolted to the floor or any other evidence of the arrangement of the seats in the original interior wooden planks before they were replaced. अब ये किसी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने ये आगे ये नोट बोल रहा है कि जब 1970 में इस बस के ऊपर दोबारा काम हो रहा था, इसकी मरम्मत और सुधार और ये सब हो रहा था, तब किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि जब आप फर्श में सीट लगाते हैं किसी भी बस में, गाड़ी में, तो उसके लिए ड्रिल करना पड़ता है, होल ड्रिल करना पड़ता है जिससे कि नट बोल्ट से उस सीट को आप फिक्स कर सकें। तो अगर उस समय कोई ये नोटिस करता कि ऐसे कितने उसमें ड्रिल किए गए छेद हैं उसमें जिनमें सीटें लगी हुई हैं, तो शायद पता चल जाता कि एग्जैक्टली इस बस के अंदर कितने सीटें थी। तो ये किसी ने अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, और न कोई एक सेकंड, ये शायद कुछ अंदर चला गया। हेलो जय बाबा, क्या हुआ? आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जय हाँ, बाबा। मैं वही पूछ रहा था कि आवाज आना चाहिए। जी जी जी, नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो होस्ट में से ही की खोला है, ठीक, और शायद शुरू होगा तो भी ही विल ट्राई टू रिमेन देयर। कुछ दिक्कत आती है तो बोल दीजिए। ठीक है। तो ये था इसमें कि ये सीट का या जो होल किए गए थे, माने जो फर्श था बस का, उसमें जो ड्रिल करके जो छेद किए गए थे नट बोल्ट लगाने के लिए, तो उनको किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, तो इसकी वजह से पता नहीं चल पाया कि कितनी सीट्स हैं उसमें, और ऐसा कोई दूसरा सबूत नहीं मिला कि भाई उसके जो अंदर लकड़ी के जो पट्टे वगैरह लगाए गए थे तो उससे पता चल जाए कि सीटें कितनी थी, तो ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल पाया। तो ब्लू बस के अंदर जो मतलब कितनी सीटें थी, तो उसको लेके एक थोड़ा सा संदेह बना हुआ है। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले इसमें एक और पोर्शन मैं पढ़ लेता हूँ। अब इसमें एक लास्ट लाइन जो है कि सीमस्ट्रेस आयरीन मेड स्मॉल क्लोथ बैग्स फॉर, तो ये सीमस्ट्रेस आयरीन, अब ये मोस्ट प्रोबेबली आयरीन बिलो होना चाहिए, तो ये शायद बढ़िया दर्जी का शायद काम करती होंगी। तो लिखा है कि आयरीन ने कपड़े के छोटे छोटे बैग बनाए थे, और ये जो छोटे छोटे बैग थे, दे वर मेंट फॉर कैरिंग टूथपेस्ट, सोप, टूथब्रशेस, इनामेल कप्स, प्लेट्स एंड स्पून्स। तो उन्होंने छोटे छोटे बैग बनाए हुए थे जिसमें टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश
और वो जो ताम चीनी के कप होते हैं और प्लेट्स और चम्मच ये सब उसमें रखे जा सकते थे। तो ये कुछ बैग भी साथ में थे। Mehra assembled Baba's toiletries in another small bag that she could carry along with her own. और मेहरा माई ने बाबा की जो अपनी पर्सनल टॉयलेटरीज थी उनकी, मतलब रेज़र और साबुन, इस तरह की जो चीज़ें, वो एक दूसरे छोटे से एक छोटे से बैग में रखी हुई थी, और ये अपने साथ वो ले जाने वाली थी, ये वाला छोटा सा बैग। द women also brought bamboo poles for stringing up partitions and nets at their accommodation. और महिलाओं ने बांस के लंबे लंबे डंडे भी साथ में लाए हुए थे, तो जिसमें मच्छरदानी टांगी जा सके या कुछ पार्टीशन करके कुछ कपड़े टांगे जा सकें जहां भी वो रुकने वाले थे उन जगहों पे। Baba had to see that all the food that had been already stocked at Mehrabad was divided, leaving some with the मंडली who were staying behind. तो बाबा ने ये अरेंजमेंट किया हुआ था कि मेहराबाद में जितना भी अनाज था इकट्ठा हुआ था, तो उसको इस तरह से बांटा जाए कि कुछ वहाँ पे जो मंडली रुक गई थी, जो इस टूर में नहीं जा रही थी, तो उसके लिए वो अनाज थोड़ा सा बचा रहे, और बाकी जो है इन लोग ले गए थे अपने बस में। He made Kitty responsible for all the provisions for meals. खाना बनाने वाले सारे काम के लिए, सारे अनाज के लिए बाबा ने किटी को इंचार्ज बना दिया था, किटी देवी को, कि इसकी जिम्मेदारी किटी की है। और न केवल खाने की बल्कि एज वेल एज फॉर स्नैक्स विच हैड टू बी एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स इनसाइड द बस। तो जी उनकी जिम्मेदारी खाने की भी थी, और जो बीच में नाश्ते की भी जिम्मेदारी थी, जो बीच बीच में खाने को मिल जाए। और शर्त ये थी कि ये जो स्नैक्स थे, ये जो छोटा मोटा नाश्ता था, ये हमेशा बस के अंदर उपलब्ध होना चाहिए। Kitty was also designated to prepare all the meals, although this assignment would pass through many hands as the tour progressed. और किटी को ये भी जिम्मेदारी दी गई थी, खाना पकाना भी उनकी जिम्मेदारी, मतलब खाना रखना, उसका अनाज का देखभाल करना, वो सब स्नैक्स इनका भी था। इसके अलावा शुरू में किटी को बोला गया कि वो खाना बनाएंगी भी। Although this assignment would pass through many hands as the tours progressed. हालांकि ये जिम्मेदारी बाद में धीरे धीरे अलग अलग लोगों को दी जाने लगी। He insisted on traveling with as little cooking paraphernalia as possible. So Kitty was limited to 3 small portable stoves and 2 saucepans, and he did not allow her to bring a single cooking spoon for stirring the food. तो बाबा ने जो कोई कुछ बोल रहा था? हेलो, अगर आप ना माइक म्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो। हेलो, हो गए सर, हो गए। हाँ ठीक। तो बाबा ने ये मैंने विशेष रूप से ये कहा था कि खाना बनाने का सामान जितना कम से कम हो उतना लाना है। तो किटी देवी के पास में केवल 3 छोटे छोटे स्टोव थे और 2 बर्तन थे, सॉस पैन जिनको बोलते हैं अपन, कढ़ाइयाँ वगैरह। और उन्होंने ये कहा था कि जब खाना पकता है तो उसको चलाने के लिए जो चम्मच चाहिए, बड़े बड़े करछुल वगैरह चाहिए, कुकिंग स्पून इन लोग जिसको बोल रहे हैं, करछुल, झारे, ऐसा कुछ भी नहीं ले जाना है। She also needed several unglazed pottery chattis for carrying water and bhagulas for transporting rice and dal that had been prepared in advance. अब किटी को जरूरत किन किन चीज़ों की पड़ रही थी? उनको जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिसमें घड़े या इस टाइप के छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिनमें पानी रखा जाता है, तो उनको भी ले जाना था। और ये जो भगोना जिसको बोलते हैं, बर्तन होते हैं मेटल के, जिसमें पका हुआ चावल दाल रखा जाता है, और ये सब चीज़ें। तो किटी देवी को ये बर्तन अपने साथ ले जाने पड़े। With these meager implements, meals for as many as 40 people would need to be prepared. तो बर्तन और सामान तो बहुत ही कम था, स्पेशली बर्तन बहुत कम थे, लेकिन
इतने कम बर्तनों में भी 40 लोगों का खाना बनना था। The stoves and most of the provisions would be transported on the roof. और जो स्टोव थे और बाकी जो सामान था अनाज वगैरह वो सब बस की छत में रखा जाता था, मतलब रखा जाता था, फिर उतारा जाता होगा, फिर बनता होगा। Baba ordered Rano to pack the interior of the bus with the remaining items, which included fragile chattis and bhagulas as well as food baskets, metal pails that Baba would use for bathing musts, the women's cloth bags, and other small personal items, and anything else that was either too small or breakable to pack on the roof. तो बाबा ने जो रानो गेली थी मंडली के सदस्य उनको आदेश दिया था कि अंदर क्या क्या रखा जाना चाहिए उसको अच्छी तरह से। तो उसमें ये मिट्टी के बर्तन थे जिसमें पानी वगैरह रखा जाना था, और भगुला ये बोल रहे हैं जिसको, भगुला जो बेसिकली भगोनी या बर्तन होते हैं, तो वो सब रखे जाने थे अंदर, ये छत पे नहीं जाने थे। और खाने के लिए जो टोकरियां होती थी जिनमें खाना रखा जाता था, लोहे की बाल्टियां बाबा जिनका इस्तेमाल करते थे मस्तों को नहलाने में, और वीमेंस क्लॉथ बैग्स, महिलाओं के जो अपने कपड़े के थैले थे, और जो उनकी छोटी छोटी व्यक्तिगत सामान थे, और बाकी जो कुछ भी टूटने लायक था या जिसको छत में रखना पैक करना मुश्किल था, वो सारा का सारा सामान ब्लू बस के अंदर रखा जाना था। मतलब अच्छी तरह से बस ठसाठस होने वाली थी। ओवर टाइम bedding rolls, luggage, and other personal belongings would increase with the addition of new passengers until the bus may have been carrying as much as a ton of gear. तो धीरे धीरे मतलब जैसे ये समय गुजरता गया, यात्रा होती गई, तो ये कह रहे हैं कि उसमें जैसे जैसे नए लोग भी कुछ जुड़े, तो बिस्तर और सामान और जो भी व्यक्तिगत चीज़ें थीं वो धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि ऐसा लगने लगा कि शायद उस समय जब ये सब चीज़ें बढ़ गई तो बस शायद 1 टन वजन के बराबर सामान ढो के ले जा रही थी। Kitty recalled that as the first tour progressed, however, bedding rolls got filled with extra shoes and sundry other articles, not excluding books or plates. Needless to say, Baba soon drastically cut down our individual baggage, both literal and spiritual. तो किटी देवी याद करके बताती हैं कि जब पहली ये ब्लू बस की यात्रा शुरू हुई तो धीरे धीरे जो भी मतलब उनके बिस्तर थे, बेडिंग रोल थे, जिसको हम लोग होल्डाल बोला करते थे, पता नहीं अगर आप लोगों को याद हो, होल्डाल हुआ करते थे, तो उनमें जूते और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें लोग भरने लगे, यानी यहाँ तक कि उसमें कपड़े और उसमें किताबें और प्लेट्स, ये सब चीज़ें भरने लग गए होल्ड ऑन में। बाबा ने सबका जो व्यक्तिगत सामान था उसमें बहुत जबरदस्त कटौती कर दी, और ये बोल रही हैं कि वो जो माने जो व्यक्तिगत सामान में कटौती की, तो उसमें किटी देवी बोलती हैं बोथ लिटरल एंड स्पिरिचुअल, यानी शब्दार्थ में कि व्यक्तिगत सामान में कटौती की बाबा ने, वो तो है ही है, लेकिन किटी देवी उसमें थोड़ा सा एक रहस्यमय तरीके से जोड़ती हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक बोझ था उस बोझ में भी बाबा ने कटौती की। ये इसमें ये बता रही है केवल एक शब्द में कि बोथ लिटरल एंड स्पिरिचुअल। The responsible charge of driving the bus all the way is entrusted by the master in the capable hands of an American lady disciple. चांजी नोटेड, ये चांजी ने लिखा है अपने वर्णन में, डायरी वगैरह में, कि बस को ड्राइव करने का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो बाबा ने अमेरिकन महिला शिष्य थी उनको सौंपा था। और वो कौन थी? वो एलिजाबेथ पैटरसन थी, वो who has been driving her own car for years, जो खुद अपनी कार सालों से चला रही थी, वो एक्सपर्ट ड्राइवर थी।
The American lady disciple was of course Elizabeth, chosen in part for her experience वो जो थी एलिजाबेथ, तो वो काफ़ी समय से खुद गाड़ी अपनी चला रही थी, तो बहुत अनुभवी थी वो, तो उनको इसीलिए दिया गया था। और न केवल इतना, बल्कि शी वॉज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो प्रथम महायुद्ध में एलिजाबेथ पैटरसन एम्बुलेंस की ड्राइवर थी, चालक थी। उस समय उन्होंने वॉलंटियर किया हुआ था। In one of the series of Meher Baba journal articles entitled Those Who Follow the Master, Chanji wrote that in 1917, the first motor corps service for American women was formed, which Elizabeth qualified for and joined. Thereafter, doing ambulance motor work at the New York hospitals, docks, and general emergencies during war times. तो ये मेहर बाबा जर्नल में कुछ ऐसे लेख लिखे गए थे, तो उनमें एक लेख में ये लिखा गया था कि उसका टाइटल था दोज हु फॉलो द मास्टर, यानी जो मालिक को, जो स्वामी को या स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, वो बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि जो बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, जो बाबा का अनुसरण करते हैं। ये उस लेख का शीर्षक था। तो 1917 में चांद जी ने लिखा था कि जो अमेरिका में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, तो एक वहाँ पे मोटर कोर्स सर्विस बनाई गई उन लोगों, और उसमें महिलाओं के लिए सर्विस बनाई गई थी। केवल उसमें महिला ड्राइवर हुआ करती थी। और इस मोटर कोर्स सर्विस जो बेसिकली एक मिलिट्री सर्विस थी, तो उस सर्विस के लिए एलिजाबेथ क्वालिफाई हो गई, उनको सिलेक्ट किया गया और उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वो न्यूयॉर्क के अस्पतालों में, बंदरगाहों में, और जहाँ कहीं भी मतलब लड़ाई के समय इमरजेंसी ड्यूटी लगती थी, वहाँ पे वो एम्बुलेंस का काम एलिजाबेथ किया करती थी। मतलब ये उनकी विशेषज्ञता थी, कहना चाहिए विशेषता थी, एक्सपर्टीज थी उनकी। डिस्पाइट द इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज ए ग्रेट प्रिविलेज टू ड्राइव द ब्लू बस। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ये ब्लू बस को ड्राइव करना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी था, एक विशेषाधिकार था। Baba is said to have stated that when he allowed someone to drive for him, it ensured that they would not become lost while traversing the path through the spiritual planes. ये यहाँ पे किताब में कहा जा रहा है कि बाबा ने एक बार ऐसा कहा था कि जब भी वो किसी को अनुमति देते हैं कि वो उनको ड्राइव करके कहीं ले जाए या ड्राइव करे उनकी गाड़ी, तो ऐसा व्यक्ति जब कभी आगे जाके आध्यात्मिक भूमिकाओं के बीच यात्रा करता है, तो वो कहीं नहीं अटकता। वो ये मतलब बाबा की ये उस पर कृपा होती थी कि वो कहीं भटकेगा नहीं उस यात्रा में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बाबा की गाड़ी ड्राइव करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। To keep the bus in perfect running order and also to help loading and unloading of the personal baggage of the party on top, Chanji continued, 2 mechanical experts, specially chosen from the men disciples, will travel with the party on the front seat. तो बस मतलब कहीं बस में कोई गड़बड़ी ना हो, टूट फूट ना हो, ठीक ठाक चलती रहे, और ऊपर से सामान उतारना चढ़ाना, इन सब चीज़ों के लिए 2 मैकेनिकल एक्सपर्ट, यानी जिन लोगों को गाड़ी की मशीनरी के बारे में जिनको जानकारी थी, तो ऐसे साथ रखे गए। और इनको जो मेन मंडली थी, पुरुष मंडली थी, उसमें से विशेष तौर पे चुना गया। ये दोनों आगे की सीट में इस पूरी पार्टी के साथ, इस पूरे दल के साथ यात्रा करने वाले थे, ये 2 लोग। Chanji was referring to Erach and Kaka, the only men accompanying Baba. तो इस पूरी यात्रा में केवल एरच जी और काका, केवल इन्हीं लोग 2 आदमी थे, 2 पुरुष थे जो इस यात्रा में बाबा के साथ थे। तो इन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है, 2 मैकेनिकल एक्सपर्ट और जो सामान उतारने चढ़ाने में मदद करने वाले थे।
They would ride squeezed in next to Elizabeth in the cab, where they would be separated from the women in the passenger compartment. तो ये दो लोग थे पुरुष मंडली के लोग, तो ये यात्रा कर रहे थे कैबिन में, और कैबिन और जो महिला पैसेंजर थी उनके बीच में तो एक पार्टीशन लगा हुआ था, तो उनसे वो अलग थे. एरच वॉज ऑल्सो टू असिस्ट एलिजाबेथ विद द ड्राइविंग, और एरच का ये काम था कि वो एलिजाबेथ को ड्राइविंग करने में मदद करें. But it was not until December 7, the day before departure, that Baba indicated that he wanted Eraj to come along. लेकिन यात्रा 8 दिसंबर को शुरू होने वाली थी और 7 दिसंबर तक एरज जी को मालूम नहीं था कि उनको इस यात्रा पे जाना है. तो बाबा ने 7 दिसंबर को एरज जी को कहा कि वो चाहते हैं कि एरज इस यात्रा में उनके साथ आए. तो इसका आगे वर्णन किया गया है. It was on the eve of the great tour of the Blue Bus, and Baba was at Mehrabad Hall that night. The Blue Bus was on the hill, and Baba had decided to leave the place in the early hours of the morning. तो ये घटना कब की है? 7 दिसंबर की रात की है. ब्लू बस पहाड़ी पे थी, वो सब सामान वगैरह उसमें लद रहा होगा. तो उस समय बाबा ने हाँ, और ये तय हो गया था कि अगले दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके ये ब्लू बस की यात्रा शुरू होने वाली थी. तो 7 दिसंबर को रात 8 बजे, so at 8 o'clock in the night, somebody comes running from the hill saying that Kaka, who was packing the luggage on the top of the roof, fell down from it because it was such a height, you see, that he had to have a ladder on top of the bus to, और ये लेटर जो है ये टेक्स्ट में इस क्लियर नहीं है, द होल थिंग. तो 8 बजे रात में पहाड़ी से कोई दौड़ता हुआ नीचे आया, कोई आया और उन्होंने खबर दी कि जो काका ब्लू बस की छत पे जो सामान पैक कर रहे थे वो वहां से गिर गए, और वो इतना ज़्यादा सामान था कि वो इसलिए गिरे क्योंकि बस की छत में भी वो सामान पैक कर रहे थे एक सीढ़ी लगा के. माने पता नहीं कितना ऊंचा सामान होगा कि बस की छत में भी सीढ़ी लगा के वो सामान को सब पैक कर रहे थे. सो ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल डाउन अनकॉन्शियस. तो वो बैलेंस उनका बिगड़ गया होगा और वो सीढ़ी से और गिर गए और गिर के बेहोश हो गए. सो बाबा लुक्ड एट अस, यू सी, एंड जस्ट पिक्ड एट मी एंड सेड, व्हाई आर यू सिटिंग हियर. तो बाबा ने हम लोग की तरफ देखा और हम लोग की तरफ देखा और एरज जी की तरफ देखा और बोले, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. बाबा ने पूछा, यू हैवंट बीन हेल्पिंग काका, तुम काका की मदद नहीं कर रहे हो. एंड यू गोइंग ऑन द टूर द नेक्स्ट डे, तुम अगले दिन हमारे साथ चल नहीं रहे हो क्या. व्हेन एरज सेड, नोबडी टोल्ड मी अबाउट इट. तो एरज ने जब कहा कि मेरे को तो किसी ने नहीं बताया, मतलब मुझे जाना है इस यात्रा में. बाबा रिप्लाइड, वुड यू लाइक टू गो ऑन टूर विद मी. बाबा ने पूछा, बाबा ने कहा, तुम मेरे साथ इस टूर पे चलना पसंद करोगे क्या. एरज रिटॉर्टेड, वेल आई एम इनडिफरेंट टू इट. तो एरज ने जवाब दिया, ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे को साथ ले जाओ या मत ले जाओ. It was not the response Baba wanted. Explaining you being indifferent is also being something. तो बाबा को ये जवाब पसंद नहीं आया और तो बाबा ने कहा कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि तुम कुछ और हो. Eraj then realized that his proper answer should have been, if you wish I would go there, I will go. तो तब एरज जी को समझ में आया कि अरे उनका जो सही जवाब था वो ये नहीं होना, ये था कि अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो मैं जाऊंगा और मैं जरूर जाऊंगा. तो एरज जी को ये उस समय समझ में आया. एरज हरीड अप द हिल टू फिनिश द वर्क दैट काका हैड बिगन. और फिर एरज जल्दी जल्दी पहाड़ी के ऊपर गए और जो काका का काम वहाँ अधूरा पड़ा हुआ था पैकिंग करने का, वो उसमें उन्होंने जाके मदद की उसमें. By the time he had finished roping everything into place
on the roof and covering it with a canvas tarpaulin, the blue bus had taken on the appearance of a top-heavy gypsy caravan ready for its first journey. तो फिर एरज जी ने रस्सी वस्सी की मदद से जब हर चीज़ सही ठिकाने पे लगा के छत में बांधी, कवर कर दी, उसको ढक दिया एक कैनवास के क्या कहते हैं उसको, टारपॉलिन से, तो उसको जब ढक दिया अच्छी तरह से, तो जब इतना पूरा पैक हो गया तो ब्लू बस ऐसा लगने लग गई कि जो बड़े बड़े कैरावान होते हैं ये रेगिस्तान में जो घूमते रहते हैं बेदू लोग, जो बेघर लोग जो घूमते हैं बड़े बड़े ऊँटों में ऊंचे ऊंचे सामान लेके, उस टाइप का ऐसा कुछ उसका लुक हो गया। ये उसका दिखने लग गई बस ऐसी, एक बहुत बड़ा कोई कैरावान है घूमने वालों का, बंजारा टाइप। हाँ, बंजारा टाइप, करेक्ट, जिप्सी। तो हेडी जो है, हेडी मर्टेंस ने अपनी एक टिप्पणी की कि इफ इट इज इन हिज पावर टू डिस्ट्रॉय द सन, ही विल ऑल्सो बी एबल टू होल्ड द बस टुगेदर। माने उस बस की हालत ऐसी थी, उसको देख के जो हेडी मर्टन, उन्होंने कमेंट किया कि भाई अगर बाबा सूरज को भी नष्ट कर सकते हैं, अगर इतनी मतलब उनमें शक्ति है, तो फिर तो वो इस बस को किसी तरह से सही सलामत और साबुत रख सकते हैं। मतलब ये हालत थी बस की। तो सॉरी, तो ये आखिरी पेज था और आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, आगे पेज नहीं है क्या सर आपके पास? नहीं, आगे पेज नहीं है मेरे पास, इतने ही आए हैं, 79 तक आए हैं। कब तक चलता है आप लोगों का जनरली? 7 तक, 7 PM। तो पेज तो बहुत कम आए हैं 79। तो अभी टाइम भी रिमेनिंग बचा हुआ है। हाँ, लेकिन मेरे पास पेज नहीं है आगे, तो क्या किया जाए बताइए। कॉलेज जी कुछ बताएंगे उसके बारे में, तो सामने क्या करना है? हाँ। और किसी के पास शेयर किया है क्या? नीलम जी के पास है क्या? नहीं, मेरे पास कोई पेजेस नहीं है। जय बाबा। तो ये हाँ, या हो सकता है मैं काफी जल्दी बोल गया क्या? ये भी संभव है। नहीं, जल्दी ठीक है। आपके पास किताब नहीं है क्या? वो पेज वो किताब नहीं, ब्लू बस टूर की? नहीं, ब्लू बस वाली किताब नहीं है मेरे पास। अच्छा, वो पालवी जी तो ज्वाइन है, उनसे पूछ लेते। जय बाबा पालवी जी, शायद वो तो प्रोग्राम में अटेंड मेरे ख्याल से वो सुन नहीं रहे। हाँ, उनका माइक म्यूट है। पालवे जी, आप सुन रहे हैं हम लोग को? चलिए इसका टोटली ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्रीफली तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो पेजेस है उसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तो वर्ड टू वर्ड हो गया, उसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए जय बाबा। अच्छा, तब तक वक्त हो जाएगा जय बाबा। ठीक है, देखता हूँ मैं। I'll try। एक सेकेंड। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है। अब बेसिकली क्या है, ये जो ब्लू बस के ऊपर ये जो किताब है, तो अब जैसा मैं समझ रहा हूँ इसको यहाँ पे। कटाले साहब तुमका माइक चालू है, प्लीज बंद करा। जय बाबा कटाले साहब। तो ये जो किताब है, तो अब इसमें ये शुरुआत की बिल्कुल जब यात्रा चालू होने वाली थी ब्लू बस की, तो उस समय का अब ये एक आपके सामने जैसे कि एक सिनेमा में एक चित्र दिया जाता है, तो वैसा एक चित्र खींचा जा रहा है कि क्या हो रहा था। तो शुरुआत हुई कि वो ब्लू बस थी क्या, कैसी थी, कैसी दिखती थी, कितने लोग उसके अंदर बैठते थे, उसका रंग क्या था, कैसे उसके लिए बाबा ने ऑर्डर दिया, उसके लिए कीमत क्या डिसाइड करी। मतलब ये एकदम शुरू से बताया जा रहा है कि इस यात्रा की शुरुआत ब्लू बस की जो प्रसिद्ध यात्राएं हुई कैसे हुई। तो बता रहा है कि बाबा ने सबसे पहले बताया गया कि भाई बाबा ने पहले तो उसका अमाउंट ही कम कर दिया। पहले 6000 शायद फिक्स हुआ होगा, तो बाबा ने कहा नहीं 1800। और उसके बाद फिर बाबा ने स्पेसिफिकली बताया कि भाई ये इसकी लंबाई चौड़ाई ये होनी चाहिए, इसके अंदर इतने लोग बैठने चाहिए, जैसा बाबा की
क्या कहना चाहिए, बाबा की शैली थी, रीति थी कि बाबा हर चीज़ जब बताते थे तो बड़े डिटेल में हर चीज़ बताते थे। और बाबा बोलते थे कि ये मेरी, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पे, बाबा बोलते थे कि ये मेरी बहुत पुरानी अवतार वाली आदत है कि हर चीज़ को खुद उसका सुपरविज़न करना और उसको डिसाइड करना। तो ये बस के बारे में बाबा ने इतनी डिटेल में बता दिया कि भाई ये है, ये कीमत है, ये लंबाई चौड़ाई है, ये है। और उसके बाद में फिर आगे बताया जा रहा है कि भाई ये बस जो थी वो कैसे आई। तो उसको बुलाया गया अमेरिका से, ऑर्डर दिया गया, और यहाँ पे जो सरोज जी थे, तो सरोज जी ने फिर उसकी बस की जो ऊपर की जो बॉडी रहती है, जो बॉडी वहाँ रखी हुई है मेहराजाद में, तो वो जो बॉडी थी ये यहाँ बनी अपने यहाँ सरोज मोटर वर्क में। तो ये शुरू में बताया गया। फिर अब वो वर्णन करना है कि अंदर क्या क्या था उस बस के। तो इसमें वर्णन किया गया है कि भाई कैबिन बना हुआ था, कैबिन में मतलब ड्राइवर और एक आदमी बैठ सकता था, हालांकि बाद में तो उसमें 4-4 लोग बैठते थे। तो ये कैबिन था, और कैबिन में बैठे लोग जो पीछे का हिस्सा था बस का, जहाँ महिलाएं बैठने वाली थी, उनको नहीं देख सकते थे। और उस कैबिन, उस पार्टीशन बना दिया गया था एक लकड़ी का। तो ये जो लकड़ी का पार्टीशन बनाया गया था उसमें एक स्लाइडिंग डोर भी था कि बाबा को अगर ज़रूरत पड़े तो किसी से अगर बात करनी हो, उसको कुछ बताना हो, तो अपनी जो अल्फ़ाबेट बोर्ड है बाबा का, तो उसको स्लाइडिंग डोर खोल के अल्फ़ाबेट बोर्ड दिखा के बाबा बात कर सकते हैं। तो ये बस का वर्णन हो रहा था कि वो स्लाइडिंग डोर था, फिर ये था। अब ये वर्णन करने के बाद कलर वलर बता दिया कि भाई वो नीले रंग की बस थी वो, ये सब बता दिया गया। फिर अब वो वर्णन और अंदर का और डिटेल में वर्णन कर रहे हैं कि उसमें खिड़की पे पर्दे लगे हुए थे, कॉटन के पर्दे लगे हुए थे, सूती कपड़े लगे हुए थे, और उनका पर्पज़ यही था कि एक तो मेहरा माई को उस समय बहुत सेक्लूजन में रखा जाता था, तो उनको कोई देख ना पाए, और दूसरा सूरज से बचाओ। तो ये इस तरह से पूरा वर्णन चल रहा था वो। फिर उसके बाद में ये बताया गया कि मतलब क्या क्या चीज़ें ले जाने की अनुमति थी और क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते थे। तो ये भी वर्णन काफ़ी मज़ेदार है। मज़ेदार इस सेंस में है कि वो बांस ले गए थे सब ढेर सारे अपने महिलाएं, जिसमें मच्छरदानी टांगी जाती थी और पर्दे टांगे जाते थे। तो वो पहले से बांस अंदर लेके गए हुए थे। फिर कुछ चीज़ें बाबा ने कहा कि सामान कम से कम होना चाहिए, तो वो पूरा वर्णन कर रहे हैं कि वो सामान कहाँ कहाँ जाएगा। तो जो होल्ड हुआ करते थे, हमारे आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने बचपन में देखा था। तो होल्ड ऑल में जो कपड़े होते थे, चादर और कंबल वगैरह, तो उसके साथ भी ये बहुत सारी चीज़ें भरा करते थे उसमें, किताबें और बाद में जूते और दुनिया भर की चीज़ें, उनको लपेट लपेट के सारे होल्ड ऑल बस की छत के ऊपर रख दिए जाते थे, जिससे बस के अंदर कम से कम सामान आए। लेकिन बस के अंदर फिर भी काफ़ी सामान आता था। उसका कारण ये था कि जो खाना बनाने की जो चीज़ें होती थी, स्टोव तो खैर ऊपर चला जाता था, लेकिन जो बर्तन होते थे, बर्तन, पानी के बर्तन, खाने के बर्तन, वो तो अंदर आने ही थे, और वो बर्तन अंदर रहते थे। फिर सूटकेस रहते थे, जो महिला मंडली के सदस्य को बोला गया था कि हाँ भाई सूटकेस आप ला सकते हो, उसमें सब अपना अपना सामान लेके वो सूटकेस भी लाते थे। तो वो काफ़ी, मतलब इसमें ये वर्णन किया गया है कि जो अंदर का बस का जो हाल था वो कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं था। और हम लोग जब भी बाबा की कार यात्राओं का भी जब वर्णन पढ़ते हैं, ये तो बस का वर्णन था, तो उसमें भी एरज जी की कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि एरज जी बोलते बाबा कभी भी कंफर्टेबली ट्रेवल करना पसंद नहीं करते थे, आराम से जाना उनको अच्छा नहीं लगता था, लोगों को भरते जाते थे। तो इस बस का भी यही हाल था, बाबा इसमें भी लोगों को अच्छी तरह से भर के बिल्कुल ठूस के ले जाते थे। आराम के बारे में बाबा का ख्याल एकदम अलग हुआ करता था। फिर इसमें यह वर्णन किया गया है कि जो एलिजाबेथ के बारे में उनका बैकग्राउंड बताया गया है, एलिजाबेथ पैटरसन। तो एलिजाबेथ पैटरसन बहुत अच्छी ड्राइवर थी। क्यों थी ये उसे पूरा बताया कि भाई वो पहला महायुद्ध जब हुआ था तो उस समय इन्होंने काफ़ी ड्राइविंग की थी, अपनी सेवा दी थी उस समय हॉस्पिटलों में और इससे इन सब चीज़ों में। और एक किस्सा मेरे को भी याद आता है एलिजाबेथ की ड्राइविंग के बारे में, और मुझको ये किस्सा मैंने मंडली हॉल में सुना था, इनसे मनी माई से सुना था।
बाबा ने एक बार एलिजाबेथ को बोला था कि तुम इनको ड्राइविंग सिखाओ, मनी को ड्राइविंग सिखाओ। तो मतलब वो बहुत अच्छी ड्राइवर थी एलिजाबेथ। तो वो इसका इसमें वर्णन किया गया है कि भाई वो क्यों अच्छी ड्राइवर थी। और फिर ये बताया गया कि अब ये तो हो गई पैसेंजर, हो गई ये सब पैसेंजर और ड्राइवर। इसके अलावा बाबा ने 2 पुरुषों को अपने साथ अनुमति दी कि दो लोग रहेंगे कि भाई कभी गाड़ी में प्रॉब्लम आए, कुछ टूट फूट हो, कुछ इस तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम आए, तो 2 लोगों को बाबा ने चुना था। और ये 2 थे, एक एरच और दूसरे थे काका। काका यानी मेरे ख्याल से काका बरिया होंगे ये। तो ये 2 लोग थे और ये दोनों आगे के कैबिन में बैठा करते थे। तो मेन ड्राइविंग जो करती थी वो एलिजाबेथ करती थी और एरच बीच बीच में मेरे ख्याल से बदली ड्यूटी करते होंगे उनको आराम देने के लिए। तो ये वर्णन किया गया। और इसके साथ में एक बहुत मजेदार वर्णन है ये कि एरच जी को इस टूर में कैसे शामिल किया गया। ये टूर 8 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला था और 7 दिसंबर की रात में बाबा ने एरच जी को बोला कि तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो क्या? और तब तक उनको किसी ने बताया नहीं था। और ये भी घटना ऐसी हुई कि जो काका जिनको बोल दिया गया था कि तुम जा रहे हो, तो काका बस की छत से फिसल के गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। और ये सब कोई बताने आया तो बाबा ने वहीं पे एरच जी बैठे हुए थे, तो एरच जी को देख के बोला कि तुम नहीं चल रहे हो क्या हमारे साथ? तो भाई एरच जी ने कहा ठीक है। अब पहले तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बाबा को पसंद नहीं आई उनकी बात। तो फिर एरच जी समझ गए कि नहीं, मुझको जाना है। तो खैर जल्दी जल्दी ऊपर गए और उन्होंने जाके सारी चीज़ों की पैकिंग करी जो काका ने शुरू किया था। तो ये कहानी अभी यहाँ तक पहुँची हुई है कि भाई एरच जी भी पहुँच गए और पैकिंग हो गई और बस जो है पूरी तरह से भर भरा के चलने के लिए तैयार हो गई। तो दिस इज़ वेयर दिस स्टोरी स्टैंड्स। यहाँ पे अभी ये रुकी हुई है। और अगर समय है थोड़ा सा तो वो जो मैंने एक छोटी सी घटना जो सुनाई थी उसको पूरा कर लूँ मैं, एलिजाबेथ और मनी माई की घटना। हाँ जी सर, कर लीजिए जय हो। क्योंकि वो बहुत मज़ेदार लगी मेरे को। मैं और वैसे भी जो मनी माई थी ना, वो कहानी सुनाने में एक्सपर्ट थी भाई। मैंने उनका वो जो कहानी किस्सा सुनाती थी, पूरे मतलब हाव भाव से, भाव भंगिमा से, आवाज़ ऊपर नीचे करके, आवाज़ बदल के इस तरीके से कहानी सुनाती थी। तो बड़ा मतलब दिमाग में मेरे बहुत क्लियर है वो। तो हुआ ये कि बाबा ने बोला मनी माई को, इनको एलिजाबेथ को, कि तुम इनको सिखाओ, ड्राइविंग सिखाओ। अब हुक्म था, आदेश था, तो एलिजाबेथ को सिखाना ही था और मनी माई को सीखना ही था। तो लोग प्रैक्टिस करने लगे। अब मनी माई बोलती हैं कि बोले पता नहीं क्या बात है कि मेरे को गाड़ी जो थी रिवर्स करना बहुत अच्छे से आती थी और रिवर्स करने मेरे को मज़ा भी आता था, रिवर्स चलाने में। और सामने ड्राइव करने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी। अब एलिजाबेथ उनको बहुत सिखाती थी कि ऐसा करो, ऐसा करो। और बोले हर बार थोड़ी देर में सामने चलाती थी, लेकिन रिवर्स करना मेरे लिए इतना कंफर्टेबल था कि मैं तुरंत रिवर्स करने लगती थी गाड़ी को, फटाफट इधर उधर इधर उधर। तो एक दिन एलिजाबेथ परेशान हो गई। तो वो पूरी एलिजाबेथ की आवाज़ की नकल करके मनी माई बोलती है। बोलती है कि मैनी, वो बोलती थी, वो मेरे को मनी नहीं बोलती थी, बोलती थी मैनी। बोलती थी मैनी, समटाइम्स यू हैव टू ड्राइव फॉरवर्ड। बोले मनी, तुमको कभी कभी गाड़ी सामने भी चलाना पड़ेगी। तो बोले ये हाल था उनका। और खैर किसी तरह से अब उन्होंने सीखी जो भी सीख सकती थी गाड़ी। लेकिन मनी माई सामने गाड़ी सीधे चलाने में उनको प्रॉब्लम थी। अब ये हो गया तो फिर बाबा ने कहा कि अब तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया है, तो अब तुम लाइसेंस लो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये भी एक मतलब एक समस्या थी। और समस्या इसलिए थी कि मनी ने जो सीखा था वो तो केवल रिवर्स सीखा था। तो खैर भाई उन लोग गए, आरटीओ गए होंगे उन लोग, और ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट देने के लिए गए। तो मनी वहीं बोल रही थी कि हाँ मेरे को लग रहा था कि अब इसमें मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है। बोले उस दिन लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जो इंस्पेक्टर था उसके पास समय नहीं था या क्या था, वो हम लोग के पास आया और मुझको उसने बोला ये तुम रिवर्स चला सकती हो क्या, ये इधर से उधर उधर से उधर। बोले बस रिवर्स चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो उसको फटाफट 3-4 बार रिवर्स चला के दिखा दिया। वो खुश हो गया, उसने कहा ठीक है लाइसेंस मिल गया। ये बहुत मजेदार एक घटना थी जो मुझे याद आ गई इससे। बस इतना ही याद आ रहा है फिलहाल तो।
नहीं, वो एक आपने बताया अभी, इसमें इसमें आया था कि सूरज को भी चेंज करने वाली बात हुई थी, तो ये बस को ये ऐसा जो जो जिप्सी जैसी थी ये बस, बंजारे टाइप, उसमें बाबा ऐसा चेंज क्यों नहीं करना है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो जो सूरज को पकड़ सकते हैं, ये वाला वाक्य उसी को बोल रहे हैं ना आप? उन्होंने कहा कि वो तो सूरज को भी नष्ट कर सकते हैं, बाबा हेडी ने कहा था। एक हेडी करके बाबा की मंडली की सदस्य थी, हेडी मर्टेंस, ये स्विट्जरलैंड की थी बाबा की। और ये जो क्या कहना चाहिए दंपति था, मर्टेंस दंपति, ये बाबा के बड़े पुराने और बहुत गहरे प्रेमी थे। खैर, तो हेडी मर्टेंस ने मजाक किया था यहाँ पे। उस बस की हालत ऐसी हो रही थी, इतना लदी हुई थी बस, लदी फदी हुई थी सामान से, तो ऐसा लगता था कि जैसे कभी भी कोई चीज यहाँ से टूट के या गिर के या फिसल के गिर जाएगी नीचे। तो उन्होंने मजाक में ये टिप्पणी की थी कि बोले कि ऐसी बस को साबुत रखने के लिए साबुत वही व्यक्ति रख सकता है, माने बाबा ही रख सकते हैं। और क्यों रख सकते हैं? क्योंकि बाबा के पास तो इतनी ताकत है कि वो सूरज को भी नष्ट कर सकते हैं। तो जिस आदमी के पास इतनी ताकत है, सिर्फ वही इस बस को सुरक्षित और साबुत रख सकता है। तो एक मजाक किया था उन्होंने इसे। और ब्लू बस के बारे में ये जो किटी डेवी की जो किताब है लव अलोन प्रिवेल्स, वो बहुत उसमें बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है, काफी डिटेल में। उसके फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो वो मुझे याद आ रही थी। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। वो भी हो सकता है इस किताब में उसका भी उल्लेख आगे जाके किया गया हो, या उससे मैटर कुछ लिया गया हो। सर, ये ब्लू बस टूर रहे या और कोई जो मस्त टूर है, वहां पे भी ऐसी दशा थी, जो इतना कंजेस्टेड कंफर्टेबल कभी महसूस नहीं होता था। अगर उस बारे में आपको थोड़ी रहेगी तो मस्त टूर के बारे में, अलोबा जी, इरेज भाई, उस टूर के बारे में थोड़ा बताइए जय बाबा। अब एकदम से कोई घटना तो ये मेरे को वैसे याद नहीं आ रही, लेकिन बाबा की जो ट्रैवलिंग की जो स्टाइल थी, वो उसके ऊपर जरूर एक दो घटनाएं याद आ रही होंगी जो आप लोगों ने भी कुछ पढ़ी होंगी। माने बाबा को जो यात्रा करना था ना, यात्रा बाबा आराम में यात्रा करना बाबा को पसंद ही नहीं आता था। उसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने पढ़े। एक बार बाबा कार से आ रहे थे, शायद अहमदनगर से इधर आ रहे थे या कहीं जा रहे थे। तो उस कार में आगे ड्राइवर बैठा था, कोई मतलब मंडली का कोई होगा, फिर बाबा बैठे हुए थे, और पीछे जहाँ पे 3 लोग बैठते हैं वहां पे शायद 5 लोग बैठे हुए थे। अब एरज जी भी थे उसमें। और बाबा की यात्रा हमेशा ऐसी होती थी, कुछ सामान भी भरा रहता था, तो सामान भी भरा हुआ था। अब उन लोग चले जा रहे थे, इतने में बाबा को रास्ते में कोई एक गांव वाला बेचारा चलता चलता हुआ नजर आया सड़क पे, और बाबा को शायद दया आ गई, तो उन्होंने एरज जी को इशारा किया, इसको भी अंदर ले लो। तो बोले एरज बोले तब तक मैं उस यात्रा का जो मतलब वो जैसे दब भींच के जो यात्रा करते हैं, ठूस के बैठते हैं, बोले तब तक मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे को गुस्सा आ गया, झल्लाहट आ गई। अब मैंने बोले दरवाजा खोला कार का, वो जो जिस गांव वाले को बाबा ने बोला था उसको अंदर भर दिया, और मैं पैदल चलने लग गया दरवाजा बंद करके। मैंने की जगह ही नहीं है, मैं कैसे बैठूं। तो गाड़ी चली, लेकिन इतने में बाबा ने देखा एरज नहीं है वहां पे, तो बाबा रुक गए और कार रोकी और एरज को अपने पास बुलाया। उसके बाद एरज जी के कान पकड़े और बोले अंदर बैठो, मेरे साथ बैठो। उनको अंदर बिठाया। तो एक मैंने ये बाबा का ट्रेवल करने का तरीका था। और दूसरा मेरे को दो तीन और ऐसी घटनाएं याद आती हैं। एक तो ये था कि भाई बाबा हमेशा ट्रेनों में जो सफर करते थे, वो एकदम जिसको क्या कहते हैं, जिसको तृतीय श्रेणी की कहा जाता था बोगियां पहले, आजकल तो नहीं है तृतीय श्रेणी की कंपार्टमेंट ट्रेनों में, तो पहले तृतीय श्रेणी की कंपार्टमेंट होती थी, और उसमें इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन बाबा उन्हीं से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते थे, और ऐसे ही दब भींच के यात्रा करते रहते थे। और जब उनका मन होता था तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें करते थे, जैसा कि एरज जी को अभी कार के लिए उन्होंने कहा इसको अंदर ले लो। तो एक बहुत बहुत ही प्यारी घटना है, एक बहुत ही प्यारी घटना है इस ऐसी अनकंफर्टेबल ट्रेवल करने की बाबा की ट्रेन की। और ये घटना बहुत ही मतलब कई लोगों ने पढ़ी होगी और बहुत अच्छी घटना लगती मुझको ये। तो ऐसे ही बाबा एक जगह ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, वही
थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। और जनरली क्या करते थे बाबा, जब ट्रेवल करते थे उस समय तो पूरा हाथ मुंह में नहीं, मतलब सिर पे चेहरे पे गमछा या ऐसे कपड़े लपेट लेते थे, तो उनको कोई पहचाने नहीं। अब उतनी भीड़ भाड़ में मंडली के लोग कोशिश ये करते थे कि बाबा को थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए और खुद उन लोग मंडली के लोग एकदम सिकुड़ के और कैसे भी करके बाबा को थोड़ा सा जगह देने की कोशिश करते थे। तो किसी स्टेशन पे ऐसा देखा, जब गाड़ी रुकी तो एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा मुसलमान अपने बच्चे को, और एक बच्चा था और वो खुद था, तो अपने बच्चे को गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, खुद अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन एकदम खचाखच भरी हुई थी, तो वो सफल नहीं हो पा रहा था कोशिश में, और ऐसा लगा कि अब ट्रेन चलने वाली है शायद। तो वो जो बंदा था वो एकदम मतलब परेशान हो गया और उसने बोला कि भाई खुदा के वास्ते इस बच्चे को अंदर ले लो। तो तुरंत बाबा ने एरज जी को इशारा किया कि इस बच्चे को अंदर लो खिड़की से। अब वो गाड़ी बिल्कुल ठसाठस भरी हुई थी, तो खैर किसी तरह से एरज जी ने उसको खिड़की से उस बच्चे को तो अंदर ले लिया। अब वो जो बूढ़ा था वो शायद दौड़ के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ने के लिए चलने लग गया होगा। तो बाबा ने एरज जी बोला, अरे तुमने बच्चे को तो ले लिया, अब ये अगर मान दो ये जो बूढ़ा है ये अगर ट्रेन में नहीं चढ़ पाया तो ये बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी होगी। खुद बाबा ने बोला कि ले लो, और वो एरज जी को इस तरह से वो डराने लगे, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी, तो अब तुम ऐसा करो इसको भी अंदर ले लो। अब इन लोग ऐसे ही बहुत परेशान हाल थे, लेकिन अब बाबा ने बोला था, तो बाबा ने बोला तो फिर एरज जी ने कहा ठीक है। वो क्या किया, उन्होंने खिड़की से बूढ़े को बोला दरवाजे के साथ साथ चलो, और वो दरवाजे के पास आके खड़े हो गए। बहुत भीड़ थी। जैसे ही गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने उसको इशारा किया कि भाई तुम किसी तरह से दरवाजे के पास आओ, और सब लोगों ने मिलकर बहुत जोर से उस बूढ़े व्यक्ति को खींचा खांचा और अंदर ले लिया। मैंने उतनी भीड़ में भी किसी तरह से वो उसका बेटा या जो भी था वो आ गया, छोटा बच्चा, और वो बूढ़ा भी अंदर आ गया और आके वहां बैठ गया। और ये मस्त टूर की ही बात है, ये वाली जो घटना है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बूढ़े ने पूछा कि बूढ़े ने पूछा कि भाई तुम लोग मतलब कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, इस तरह की बात होने लगी। तो इन लोगों ने, ये मस्त टूर पे थे तो इनका काम ही हुआ करता था मंडली के लोगों का कि किसी से भी कुछ पूछना, पता लगाना कौन सा मस्त कहाँ है, क्या है, ये है वो है। तो उन्होंने पूछना चालू किया कि भाई अपने तरीके से कि कोई है क्या यहाँ पे ऐसा देव पुरुष या कोई इस तरह का व्यक्ति मस्त। तो उस आदमी ने, बूढ़े ने पूछा तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो उसने, इन लोगों ने कहा भाई हम अहमदनगर से आ रहे हैं। बोले तुम अहमदनगर से आ रहे हो और तुम लोग ऐसा कोई दैवी पुरुष खोज रहे हो आसपास? अरे वहीं बैठा हुआ है एक दैवी पुरुष, वो मेहर बाबा। तब इन लोग सब चुप, क्योंकि बाबा ने तो मना किया हुआ था, उस दौरान मना करते थे बाबा की उनकी पहचान जाहिर नहीं करनी है। सब चुप रहे। तो उस आदमी ने कहा कि बड़े देखो मेरा भाग्य कितना खराब है, मैं कई बार वहां गया उनके दर्शन के लिए, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं पाए। तो ऐसा करके वो उन लोगों को बोलने लगा कि तुम लोग मतलब कैसे लोग हो, तुम वहां से आ रहे हो, तुमको तो उसके दर्शन करने चाहिए थे, इस तरह से बोलने लगा उनको। खैर जब अगला स्टेशन आया जहां उस व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को और उस बच्चे को उतरना था, तो जब रुका और वो उतरा तो बाबा ने इनको जल्दी से इशारा किया अपने मंडली के लोगों को कि उसको बता दो कि तुम जिसके पास बैठे थे वो मेहर बाबा है। तो जब गाड़ी हल्के हल्के चलने लगी तो इन लोगों ने, भाई ये तो सब बाबा के आदेश के गुलाम थे, तो इनमें किसी ने उसको बताया जाके कि भाई वो व्यक्ति जिनके पास तुम बैठे थे वो मेहर बाबा है। तो अब अगर मेरे को सही सही याद आ रहा है तो व्यक्ति बहुत जोर से नाराज हुआ इन लोगों के ऊपर। मैंने लिटरली, अब क्या क्या है, मेरी मेमोरी भी थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन वो लिटरली वो व्यक्ति उनको गालियां देने लगा कि तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया, तुम पास में बैठे हुए थे, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर उसके बाद बाबा ने अपने चेहरे से कपड़ा वपड़ा हटा के उस चलती गाड़ी से उनको उस व्यक्ति को दर्शन दिया। ये एक बड़ी प्यारी सी घटना है जो हमेशा, ये घटना मुझे बड़ी याद रहती है। बाबा की बहुत सारी कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां हैं, उनमें से ये कहानी मुझे बहुत बहुत टच करती है। हैदराबाद से गुलबर्गा जा रहे थे, गुलबर्गा के थे वो, पोता और अच्छा वो आदमी। अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बहुत ही मतलब प्यारी घटना है वो, कि उस आदमी ने कहा कि भाई इस बच्चे को खुदा के वास्ते ले लो। तो मैंने जो अंदर बैठा था उसको तो सुनना ही था ना। और एक मास्टर टूर में कोलकाता का जो टूर था उस टाइम में भी तो ट्रेन का सफर किए थे और होटल में रुके थे। एक होटल चेंज करना फिर दूसरी होटल चेंज करना वो भी एक अच्छी हाल है। वो अलग बहुत सुंदर वो बताइए जरा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मुझको उसमें उतना वो डिटेल में याद नहीं है। उसमें कई बार उन्होंने अपना कमरा चेंज किया था किसी न किसी वजह से, कि कुछ दूर से आवाज आ रही, कुछ मुझे आपको याद हो तो आप बताइए ये वाली घटना, ये इतनी ये डिटेल में याद नहीं है। ये कोलकाता टूर में गए थे ट्रेन से। हाँ एक तो इनके पास इतना सारा सामान था और बैदुल सब ऑपरेट करते थे। बैदुल के पास एक आदत थी, वो सब की चीजें लेके चलते थे। अच्छा। तो ये कोलकाता में उतरे और होटल ढूंढने लगे। तो एक तो बड़ी मुश्किल से रात हो गई थी, होटल मिला। अब उस होटल में तो रुकने गए तो बाबा का एक रूल था कि उनके आजू बाजू के कमरे खाली चाहिए। वो हम्म जिस जगह पे रुके उसके आजू बाजू के कमरे खाली चाहिए और हम्म शांतता चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से तो होटल मिले रात को। हम्म लेकिन जिस जगह पे रुके थे उसके पीछे एक लोहार था हम्म जो रात को ठोका ठोकी करता था, यानी लोहा ठोकने का काम करता था। अब हम्म उसके वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। वो इरेज भाई बोलते उनको बोलो कि स्टॉप करे, कल सुबह कर लेना, नहीं तो ये हम्म होटल छोड़ के चलो। तो हम्म। अब नीरज भाई बोली इतने रात को बड़ी मुश्किल तो होटल मिली है और अब ऊपर कहाँ से जाए। अभी बाबा ये कर रही है परेशानी और एक परेशानी। चलो हम्म बाबा बोले मैं उनको जाके समझा के आता हूँ कि हमारे भाई साहब को थोड़ा आराम की जरूरत है, तो आप थोड़ा प्लीज इसको काम रोक दीजिए, कल सुबह कर दीजिए। हम्म लेकिन वो लोहार माना नहीं। उसने फिर क्या हुआ कि उसने फिर से ठोकना, थोड़ा देर तो बंद कर दिया, फिर ठोकना चालू, फिर उठ गए बाबा। अच्छा। तो इसके चक्कर में वो उनको वो भी होटल छोड़नी पड़ी। वाह। और ऊपर से जो पैसे दिए थे वो होटल का जो ओनर था वो हम्म उतने रिटर्न देने वाला नहीं, कि हम्म उसने बुक कर लिया था। अब हम्म पैसे भी कम और होटल भी चेंज करना। उतने रात को फिर और नेक्स्ट होटल में गए। ये बहुत सारी बाबा के टूरिंग के साइड में मंडली कभी सेटिस्फाई रही नहीं। नहीं नहीं। उनको हमें कभी सेटिस्फाई नहीं इन इन द लास्ट मोमेंट तक। लेकिन हाँ उनमें उसको इतना मजा आता था उनके बातों में। और वैसा ही मजा अभी जैसे बातें सुनने में आती वैसे ही बाबा का कोई भी काम सीधे तरीके से होता ही नहीं है। नहीं वो नहीं कहीं नहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को एक और छोटी सी घटना याद आ गई, अगर समय हो तो मैं सुना देता हूँ ये। एक हाँ जी छोटी सर, समय है सर, ये एक बात। छोटी सी घटना याद आ गई, ये ऐसी बाबा के ट्रेवल्स को लेके थी। ये बाबा के ट्रेवल्स के समय एक बार बाबा को एक सरकारी डाक बंगले में उनको रुकने की जगह मिल गई। तो ऊपर का कमरा था बाबा का। अब ऊपर के कमरे में उनको जगह मिल गई और उसके नीचे के कमरे में कोई सरकारी अधिकारी जो था वो रुका हुआ था। तो रात में बाबा ने अपने साथ में, मोस्ट प्रॉब्ली एरज जी की बात होगी है, तो बाबा ने कहा कि ये तो कुछ आवाज़ आ रही है इस कमरे में। तो एरज जी ने कहा भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है इस सन्नाटे में। तो फिर ध्यान से सुना तो बोले कि नीचे से आवाज़ आ रही है। तो पता चला कि भाई नीचे जो कमरा था उसकी छत का पंखा चल रहा था। तो नीचे नीचे के कमरे में छत में जो लगा था पंखा वो चल रहा था। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये पंखा बंद होना चाहिए। अब रात हो गई थी, एरज जी गए वहाँ नीचे, और जो भी एक सरकारी अधिकारी था तो उसको जाके उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे बड़े भाई को इसे डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप ये बंद करिए। तो वो बंदा मान गया, उसने बंद कर दिया पंखा। कोई दूसरा आदमी होता, एक सामान्य आदमी होता, तो हो सकता है कि वो डांट देता उनको। तो खैर वो मान गया। अब उसके बाद ऊपर चला गया, ऊपर चले गए एरज जी। थोड़ी देर के बाद में बाबा बोलते हैं कि अभी भी मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। ये जो नीचे पलंग है, नीचे वाला जो व्यक्ति सो रहा है उसके पलंग के हिलने डुलने से मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। तो तुम उसको जाके बोलो कि वो अपना पलंग बाहर ले जाए। अब मैंने कैसी असंभव सी मतलब डिमांड है ये, कि भाई एक सरकारी अधिकारी है, उसको कमरा मिला हुआ है नीचे, सरकारी डाक बंगला है, ऊपर बाबा है, वो बंदा नीचे है, और उसको ये बोला जा रहा है कि नहीं तुम अपना पलंग इससे बाहर ले जाओ। यानी कोई सामान्य आदमी ऐसा जाके बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, मैं सोचता हूँ। लेकिन उन लोग तो सामान्य लोग थे ही नहीं। तो गए भाई, एरज जी नीचे गए और जाके उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके पलंग से, तो आप बाहर ले जाएंगे क्या अपना पलंग इस कमरे से बाहर।
तो भाई वो बंदा तैयार हो गया। तो इन लोगों ने मिलके उस बंदे का पलंग बाहर निकाला, मच्छरदानी सब लगाई और वो सब किया। तो घटना इतनी सी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति ने कितना पुण्य कमाया, उस व्यक्ति के ऊपर क्या विशेष ऐसी कृपा हुई कि बाबा की जो, जिसको बोलते हैं ना बाबा का, अब उसके लिए एक शब्द है कि बाबा का नखरा था एक तरह का, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो साक्षात ईश्वर की ऐसी इच्छा पूरी करने की प्रेरणा उस आदमी के मन में कैसे आई? वो तो ना तो बाबा को जानता था, ना नाम सुना था, ना कुछ था। मैंने वो कितनी भाग्यशाली आत्मा थी कि उसने अपनी सुख सुविधा छोड़ के पता नहीं क्यों बाबा की इच्छाएं पूरी करी। तो इस तरह की जो चांस एनकाउंटर हुआ करते थे, मैं समझता हूँ, जो संयोग से लोग बाबा के संपर्क में आ जाते थे और संयोग से वो बाबा के लिए कुछ कर जाते थे, तो ऐसे लोगों का भाग्य कितना बड़ा होता। तो जो कहा जाता है, ये जो मेहर चालीसा में जो कहते हैं ना कि दरस मात्र से गति सुधरे, तो भाई यहाँ पे तो उसने बाबा की एक तरह से आज्ञा का पालन किया, तो ऐसे लोगों की तो गति सुधरना और उनका उद्धार होना ये तो एकदम सुनिश्चित है भाई। तो अवतार काल में अवतार की कृपा ऐसे होती है, अचानक, अहेतुक और बड़े भाग्य से होती है। ये घटना मुझे याद आई। अरुण गोयल जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं नीलम हूँ। जी। जय बाबा। जय मैं बाबा। आजकल बेहर दर्शन पढ़ रही हूँ जी। और उसमें एक छोटी सी घटना है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर। ये मैं उसी काव्य रूप में ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने शब्द इसमें डालूंगी तो बहुत इतना अच्छा नहीं लगेगा। जी। तो इसमें बताया है, जा रहे थे मस्तों से मिलने प्रभु ट्रेन से, पास में इंजन के डब्बे मिल गए कुछ चैन से, मंडली के जन ही उनमें थे प्रभु के साथ में, वह बहुत छोटा था डब्बा पर था उनके हाथ में। उस समय गड़बड़ चली थी खूब पाकिस्तान की, लोग कट्टे ट्रेन में थे, थी मुसीबत जान की, ट्रेन से मुड़ते थे जाते, माया का क्या जोर था, खून के प्यासे हुए जन पाप होता घोर था, मुर्दे रखे जाए जिस डिब्बे में ट्रेन के, वहां ना जान जा पाए, देख वहां ये जान वे, वहां ना जन जा पाए, देख वहां से जाए हुए। प्रिय प्रभु बिल्कुल थके थे रात दिन के काम से, कई दिनों से सफर में थे दूर से आराम से, बन गए मुर्दा प्रभुवर एक चादर ओढ़कर, मंडली के जन खड़े थे हाथ अपने जोड़कर, एक स्टेशन में वहां पर लोग आए पास में, हो गए वे भी दुखी रख देख कर सभी को त्रास में, वह सभी समझे वहां डब्बे में मुर्दा था पड़ा, देख आंसू बह गए और दुख हुआ उनको बड़ा, वह वहां से चल दिए डब्बे में कोई दूर, देखकर यह दृश्य वह सब वेदना से थे भरे, आ ना पाया डब्बे में उस कोई भी जन देख कर, और हुए खुश युक्ति का परिणाम भगवान देखकर, चली वहां से ट्रेन फिर प्रभु उठे मुस्कुराए, मुर्दा बन करके वहां लीला क्या दिखाए, भू पर आकर मेहर प्रभु ने की क्या लीला परम महा, मुर्दा बनकर भी दिखाया था उनमें भी मरम महा, मुर्दा थे वे बिल्कुल जीवित, जन्म मृत्यु का बोध कहाँ, दैवी जीवन में प्रभुवर के रहता कोई भेद कहाँ, हम में ही वे हर बन रहते और साथ ही साथ परे, तीन लोकों में प्रभु विराजे और सबके हैं नाथ परे, तुम मेहर प्रभु राज हर में हो और हो परे, अगम तुम्हारा काज करते हो तुम प्रेम वश, तुम ही तो भगवान पालन करते सृष्टि का, देते हो वरदान प्रेम दया का सृष्टि को। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बहुत सुंदर। जय बाबा। ये कि अभी स्टार्ट किया मैंने पढ़ना ये मेयर दर्शन, मैं सोचने लगा हाउ इज पॉसिबल कि ये 800 850 पेज है और पूरी किताब सर दोहा, गीतिका, सरोटा और पूरा मेयर दर्शन स्टार्टिंग टू एंडिंग इसका, मैं वो सोच रहा यार
एक एक लाइन में इसको कितना, यानी सारांश, सारांश से भी बढ़ के और सारांश, माइनर से भी माइनर, और इतना अभी देखो एक पेज नीलम जी ने पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक चली गया हूँ। वो तो तो गजब है वो। नहीं, ये सभी को बहुत पढ़नी चाहिए। ये बाबा की दी हुई बुक है, बहुत अच्छी है। और इसमें बाबा के बचपन से लेके पूरा जीवन का, जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी है, सब कुछ का सारांश है और बहुत अच्छे से बताया है। मैं कहती हूँ सभी को पढ़िए इसको और बाबा का बहुत सहवास पाइए। जय बाबा। जय बाबा। पढ़ने को बाबा की इतनी किताबें की लाइफ कम गिर जाएंगी। हाँ, इतनी बहुत बहुत सारी। किताबें की, बहुत सारी किताबें लाइफ कम गिर जाए। एक ही शेड के अनेक वेरिएशंस हैं, हाँ, एक ही शेड के इतने वेरिएशंस है कि हमें हमारे बॉडी में जितनी विल्स नहीं रहेंगी उतनी बाबा की डिस्कोर्सेस है। हम एक शब्दों को डिफाइन करेंगे तो इतना डीपली मीनिंग निकलता है कि लाइफ कम गिर जाएंगे नीलम जी। हम तो चाहते हैं कि लाइफ कम और वहां किताब पढ़ते रहे। अब कितना मजा आ रहा है, हमारा टाइम हो गया लेकिन तब भी हमें मजा आ रहा, क्योंकि जब भी समुद्र में डुबकी मारते हैं तो समुद्र में जितना डीपली मारोगे उतना आनंद आएगा। तो ये महासागर है, महासागर में तो मजा ही कुछ अलग आया ना सर। जय बिल्कुल बाबा। बिल्कुल, जय बाबा जय बाबा। अभी ये देखिए हमारे पास और 9 मिनट है। हम प्रेयर के लिए देखिए जैसे ही 7 बज जाएंगे तो हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी हैं, हम उनको प्रेयर के लिए पहले से ही कह देते कि 7 जैसे ही बजे आप प्रेयर का स्टार्ट कर दीजिएगा, और आरती के लिए जो भी इच्छुक रहे वो अपने हैंड रेज करे। जय बाबा। अब इसके साथ ही प्रदीप जी आप भी कोई स्टोरी सुनाइए जो बाबा की टूर के बारे में रहे। प्रदीप जी जय बाबा। प्रदीप जी जय बाबा। चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप भी कुछ बताइए सिद्धार्थ साहब, अभी आपके पास 9 मिनट और है। ठीक है, ठीक ठीक है। एक 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 ऐसे पता नहीं कैसे एक घटना में मुझे याद आ गई। मस्तों से रिलेटेड है इसलिए शायद याद आ गई। मजेदार घटना है। बाबा की मंडली के एक सदस्य थे, अब वो नाम कई बार याद नहीं रहता तो नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। तो वो एक मस्त को लाने का उनको जिम्मा दिया गया था। तो मस्त कैसे होते हैं उसका एक छोटी सी झलक है इस छोटी सी घटना में। तो भाई बड़ी मुश्किल से तो वो उनको लेके अंदर आए ट्रेन में। एक तो वो वहाँ उनको लाना ही बहुत मुश्किल होता था और वो बहुत दुर्गंधित थे। मैंने ऐसा लगता था कि जमाने से नहाए वहाए नहीं होंगे, बहुत गंदे थे। तो अल्टीमेटली उस भीड़ भीड़ भरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में जब वो आए, दोनों लोग मस्त और ये जो मंडली के सदस्य थे, तो उनके कारण उनकी दुर्गंध के कारण उस भीड़ भरे कंपार्टमेंट में थोड़ी सी जगह अपने आप बन गई। तो उन लोगों को वहाँ पे जगह मिल गई बैठने की। अब वो बाकी लोग भाग गए वहाँ से, थोड़ा सा हट गए। और जब ये ट्रेन आगे जाके कहीं किसी जगह रुकी, किसी जगह पे, तो अचानक मस्त का मन हुआ तो वो उतर गया ट्रेन से। और वो जो रेलवे स्टेशन में वो जो पानी के बड़े बड़े होते हैं, नल होते हैं बड़े बड़े, जिनसे कभी कभी पानी ऐसे ही बहते रहता है, तो एक ऐसे बड़े से नल के नीचे जाके वो मस्त बैठ गया और नहाने लग गया। अब वो नहाने लग गया और ये जो मंडली के सदस्य थे वो अंदर बैठे हुए सोच रहे थे अब ये जल्दी नहा के आए क्योंकि अब गाड़ी चलने का टाइम हो जाएगा। भाई गाड़ी इतनी देर तो रुकती नहीं है, लेकिन वो नहाते रहा और ऐसा लगता है कि वो बहुत देर तक नहाते रहा। और वो जितनी देर तक नहाते रहा गाड़ी चली नहीं। और जब उसका मन भर गया मस्त का कि अब मैं नहा चुका हूँ, तो फिर वो आया, गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठते साथ ट्रेन चल पड़ी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि मतलब ये जो घटनाएं हैं छोटी छोटी घटनाएं, बाबा से रिलेटेड क्या कहना चाहिए, कभी छोटे मोटे चमत्कारों की भी बात कर लें या ऐसे मस्तों की बात कर लें, ये आपको एक बहुत हल्का सा एक अंदाज देती है, बहुत ही हल्का सा अंदाज कि हम लोग जो बाबा बाबा करते हैं वो थे कौन। एक बहुत छोटा सा पैमाना आपको मिलता है, एक बहुत सूक्ष्म झलक मिलती है कि परमात्मा जो होता है जो अवतार होता है, परमात्मा शब्द भी गलत है, अवतार जो होता है, अवतार की क्या हस्ती होती है। तो ये इतने पावरफुल लोग, इतने आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग, ये बाबा के पास जाते थे और मतलब उनके सामने जिस तरह का उनका व्यवहार रहता था,
उससे कभी कभी थोड़ी बहुत आप हम लोगों को समझ हो सकती है कि अरे भाई अवतार की हस्ती क्या होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है उसकी। लेकिन होता क्या है कि अवतार एकदम शरीर लेके आता है, एक नॉर्मल शरीर लेके आता है, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख वाला, और व्यवहार भी बिल्कुल नॉर्मल करता है। तो उस समय अवतार की हस्ती को पहचानना ये केवल भाग्यशाली लोगों की ही किस्मत में होता है। नहीं तो मेरा पूरा विश्वास है मेरे को, और मेरे ख्याल से आप लोग भी समझते होंगे कि जब बाबा कहीं जा रहे हैं, कहीं सड़क से गुजर रहे हैं, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग उनके पास से गुजर जाते होंगे उनको बिना पहचाने, बिना उनकी तरफ ध्यान दिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा भाग्य था उस समय जब बाबा शरीर में थे, उस समय उनको पहचान लेना, वो बहुत 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 बड़ी बात हुआ, बहुत बड़ी बात थी। और कई लोगों को ऐसा भाग्य मिला और कई लोगों को नहीं भी मिला ऐसा भाग्य। तो उस सेंस में हम लोग भले ही मतलब हमने बाबा के दर्शन नहीं किए, तो उस सेंस में भी हम लोग भाग्यशाली हैं कि भाई हमको बाबा का नाम तो मिला, हम बाबा को समझ थोड़ा बहुत हमारे अंदर उनके लिए थोड़ा बहुत प्रेम तो आया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हाँ, यस सर, ये डेफिनेटली है कि फर्स्ट अवतार है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का मैकेनिज्म खोल के हमारे सामने रखा। हाँ ये अनुभव वाली बात है कि जिन्होंने पूरा वर्ल्ड का मैकेनिज्म, हाउ द ये वर्ल्ड कैसा चल रहा है, इसकी प्रक्रिया कैसी है, मस्त लोग क्या रहते हैं। नहीं तो आज तक तो हम जितने भी तो अंधकार में ही जी रहे थे, अरे भैया वो चमत्कार कर दिया, अरे बहुत पहुंची हुई आत्मा है। हाँ लेकिन उसके वेरिएशन कितने हैं कि वो कौन बिल्कुल सा मस्त है, फर्स्ट भूमिका का कैसा मस्त है, सेकंड का कितना, सिक्स में कैसा है, सेवन में कैसा है। ये सब चीजें बाबा ने हमें बताया। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम और ये हम सही में हम बहुत ही लकी है कि हम बाबा के कांटेक्ट में हैं। सचमुच हम इतना जान पा रहे हैं। नहीं तो आज के वक्त में इतना जान पाना बहुत मुश्किल की बात है। सचमुच ये और बात सही है ये। और कितना भी दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा इंसान भी है ना, तो बाबा को समझना इम्पॉसिबल, उससे सिर्फ प्रेम से ही समझा जा सकता। इसे ये सिर्फ प्रेम से ही समझे, अगर उसमें प्रेम आ गया तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज समझ जाएगा। जय बाबा। अभी जय हमारा समय भी हो गया, ठीक। तो अभी है 3 मिनट है, और किसी को कोई अपनी बात कहनी है। हाँ, एंट्रेस हो रहा है। जय नीलम जी बाबा। आपका। जय हाँ, बाबा। जय बाबा। छोटी सी एक घटना और मुझे मिली है, जिसमें बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और सुबह-सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में वो स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी, तो धीरज जी से बाबा ने कहा कि मौसमी लेके आ जाओ। तो मौसमी लेने के लिए धीरज जी स्टेशन पे उतरे और जिस दुकान पे गए तो उसमें देखते हैं कि जो मालिक था वो बाबा की फोटो की पूजा कर रहा था। और धीरज जी ने जो दुकान में लड़का था उससे मोलभाव किया और मौसमी लेके आ गए। बाबा ने सबको मौसमी बांट दी और एक अपने लिए रख ली। और उसके बाद वह मालिक जो था दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि तुमने जो दाम दिए बहुत कम थे, 2 आने 2 मान, मतलब 2, उसको थोड़े बहुत पैसे और चाहिए थे। मगर इस पे बाबा ने उसको एक सीख दी थी। तो वो है, मैं जो है बात करती हूँ वो आपको उसमें जो बताया है वही मैं आपको ढंग से बताती हूँ। ढक मुंह अपना रखा था प्रिय प्रभु ने वहां, और वह अपने पिया को देख सकता था कहाँ। देखकर प्रभु के इशारे उससे ईरज ने कहा, सौदा होने पर बदलने में जवा का क्या रहा। मुफ्त कुछ लाया नहीं हूँ, पैसा उसको है दिया, और नियम ग्राहक का पालन करते गड़बड़ किस लिए। तुम नियम अपना नहीं क्यों सत्यता से पालते, सौदा होने पर बदल कर नियम क्यों तुम टालते। तुमको सच्चाई से अपना काम करना चाहिए, कर रहे प्रभु तो कर रहे पूजा तो पूजक बन के रहना चाहिए। सुन कहा उसने, अधिक दो तुम अभी पैसा मुझे, या मुझे मौसमी दे दो। देखते तुम कैसे मुझे लौटा दी मौसमी, उसको दे दे कर चेतावनी। सौदा होने पर बदलना ठीक बिल्कुल है नहीं। अगर पूजा पूजा प्रेम से प्रभुवर की वह जाए और मौसमी अगर पूजा प्रेम से प्रभुवर की वह जाए और मौसमी भी पाया पिया से वह लिए छुड़ाए।
इसमें बोला है कि वो बाबा की ही पूजा कर रहा था और मौसमी बाबा से ले ली उसने। और अगर उसको पता चलता कि बाबा ही है तो वो शायद अपनी पूरी दुकान ही दे देता बाबा को। जय बाबा। जय बाबा। नीलम जी, अभी टाइम समय हो गया प्रेयर का, तो प्लीज यू कैन कंटिन्यू द बाबा प्रेयर। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, परात पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इल्लाही हो, यजदान हो, अबू मजद हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख घेरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।
अवतार मेहर बाबा की जय। मेरा ताई जय बाबा मेरा रांडोरकर आरती करा फर्स्ट आरती मेरा रांडोरकर जय बाबा। जय बाबा। मैं वैसे ट्रेन में हूँ। मैं यानी ये चला जाएगा नेटवर्क, तो आप क्या पूरी कर लीजिएगा। मैं अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति भेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाल घन, दिव्य सनातन परम दयाल घन, हे जगदुद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको काहे बढ़ाई करो, मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, और नहीं तुम ही हो, हे सतवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु को, भीख तुम्हें दो प्रेम जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाल, दिव्य सनातन परम दयाल, हे जगदुद्धारो मेहर मन
आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय प्रियतम मेहर प्रभु की जय मौनेश्वर मेहर भगवान की जय जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। सेकंड आरती के लिए निशिकांत जी आप सेकंड आरती कीजिए। जय बाबा निशिकांत जी। जय बाबा। जय बाबा निशिकांत जी सेकंड आरती कीजिए। जय बाबा। हाँ, हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाओ निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ। तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय।